Hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series for classes 6, 7, 8. Well, I am Adesh, your English guide and mentor, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपने डिस्कशन को ऑन द टॉपिक प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। तो बच्चों, ये कंक्लूडिंग सेशन है जहां पर हम रिमेनिंग टाइप के प्रोनाउंस और उनसे रिलेटेड रूल्स को समझ के इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिफोर आई बिगिन विद टुडेज सेशन, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आपने इस लेसन का पहला वीडियो यानी कि इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर अभी देखो, बिकॉज उसी पर्टिकुलर वीडियो में हमने राइट फ्रॉम द स्क्रैच बिगिन किया था अबाउट व्हाट प्रोनाउंस आर, और उनके वेरियस टाइप्स में से हमने इनिशियल 6 टाइप्स को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ओके, सो वहां पर हमने पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव और इनडेफिनिट प्रोनाउंस और उनसे जुड़े सारे रूल समझ लिए थे। सो इट इज नाउ टाइम टू move ahead and move forward with the next type of pronoun, जिनमें से one of which we are going to begin right now in this session, that would be distributive pronouns. So now talking about distributive pronouns, what are distributive pronouns बच्चों? जैसा कि नाम में ही एक आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर ये pronouns किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। तो इनका इस्तेमाल किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इन अ सेंटेंस, एंड किस चीज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है बच्चों? कम ऑन टेल मी। ऑब्वियसली प्रोनाउंस हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, इसलिए ये हमेशा एक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे होंगे इन अ सेंटेंस। ओके, सो रिमेंबर, ये वो पर्टिकुलर प्रोनाउंस हैं जो किसी भी स्टेटमेंट में रेफर करते हैं टू द पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, ओके, रादर देन टॉकिंग अबाउट देम कलेक्टिवली। सो ग्रुप में बात करने के बजाय यहाँ पर ग्रुप में से हर एक मेंबर, और वो मेंबर कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, थिंग भी हो सकती है, उनके बारे में ये वन एट अ टाइम बात कर रहा है। अब सिंस इट इज टॉकिंग अबाउट ईच मेंबर वन एट अ टाइम, इसका मतलब हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं दे विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, राइट? सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर। एंड मैंने जैसा कि बताया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसका? तो दे आर एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग द एक्शन और इवन द रेफरेंस सेपरेटली टू ईच पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। ये बात याद रखनी है। तो किसी भी ग्रुप में, ग्रुप किसी भी चीज का हो सकता है, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है, चीजों का ग्रुप हो सकता है, बट जब हम उस ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं वन एट अ टाइम, दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कर रहा होगा? उस सेंटेंस में उस एक एक इंडिविजुअल के ऊपर एक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, और इन सभी चीजों को हम समझेंगे विद सर्टेन एग्जांपल्स व्हिच वी विल बी टेकिंग फॉरवर्ड नाउ। बट Before I begin, let me tell you कौन से होते हैं the commonly used distributive pronouns. So there are 3 commonly used distributive pronouns, one of which is each, then we have is either, and lastly we have is neither. अब इन तीनों के यूजेज और इनके मतलब को हम समझेंगे इन दी अपकमिंग स्लाइड्स। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने डिस्कशन को ऑन दी कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। सो बिगिनिंग विथ ईच नाउ। तो देखो, ईच का क्या मतलब है और ईच का इस्तेमाल कैसे होता है? देखो, ईच का इस्तेमाल उस केस में किया जाता है जब आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद हो या ग्रुप ऑफ थिंग्स मौजूद हैं, और उस ग्रुप में से आप हर एक मेंबर या इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं वन एट अ टाइम। तो यहां पर आप हर एक पर्सन या मेंबर या थिंग को क्या कर रहे हो? आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इन दैट केस वी यूज ईच। सो ईच का इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू एवरी सिंगल मेंबर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। ठीक है, एंड रिमेंबर, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ईच का मतलब यहां पर अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो यहां पर एक एक करके मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं, राइट? तो मतलब जो भी मैं सेंटेंस बोलूंगा वो हर एक मेंबर को बिलोंग करेगा इन अ ग्रुप। इस्तेमाल समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, ईच का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हर एक सिंगल मेंबर को रेफर करने वाला एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। दैट मींस इट इज ऑलवेज यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। ओके, एंड एग्जांपल के तौर पे अभी हम समझेंगे तो आपको क्लियरली और भी आइडिया लग जाएगा। देखो, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन अ सर्टिफिकेट। सो आई सेड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें से हर एक स्टूडेंट को, हर एक सिंगल स्टूडेंट को क्या मिला? एक सर्टिफिकेट मिला। तो देखो, ईच का इस्तेमाल किया गया, राइट? अब ये सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, इसके लिए इसके आगे हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल लगाएंगे। वी विल नॉट से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, नो, इट विल बी रॉन्ग, राइट? ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन अ सर्टिफिकेट, बिकॉज ईच जो हमारा सब्जेक्ट है ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां पर एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, सिंस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गेव ईच ऑफ देम अ पेन, सो हर एक को मैंने एक पेन दिया, राइट? तो ईच ऑफ देम में से मतलब यानी कि देम इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर द पीपल, राइट? अब उसमें से मैंने हर एक मेंबर को पेन दिया, इसका मतलब यहां पर भी एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, दैट इज गेव का। ओके, नाउ ईच हैज अ रोल टू प्ले। सी, ईच हैज अ रोल टू प्ले मींस एवरी सिंगल पर्सन हैज अ रोल टू प्ले। तो इस केस में भी अगेन यहां पर हैज का इस्तेमाल किया जा रहा है सिंगुलर वर्ब का, बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो सिंगुलर है, बिकॉज ईच एक सिंगुलर प्रोनाउन को रेफर करेगा। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया? ईच का इस्तेमाल कब होगा? जब हम ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स में से हर एक सिंगल मेंबर या फिर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वन एट अ टाइम। क्लियर? वेरी वेल डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज यूजेज ऑफ आइदर। अब देखो आइदर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको चूज करना हो बिटवीन एनी टू। अब टू में से टू पीपल हो सकते हैं, टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि थिंग्स हो सकती हैं। सो व्हेनेवर देयर इज अ चॉइस टू मेक, ईदर ऑफ द टू वुड बी चोजन, राइट? मतलब दो में से कोई एक का इस्तेमाल करना। सो इट मीन्स वन और द अदर ऑफ द टू पीपल और थिंग्स। तो यानी कि दो में से किसी एक का इस्तेमाल करने के लिए, चूज करने के लिए हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट क्लियर? ओके, तो यूज्ड व्हेन देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शंस। ओके, ये भी हमेशा सिंगुलर रहेगा। ओके, एंड इसमें आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, यू कैन टेक आइदर ऑफ द बुक्स, दैट मींस आई हैव गिवन यू अ चॉइस टू चूज बिटवीन लेट्स से अ बुक ए एंड बुक बी। सो इन दो में से आपको कोई एक चूज करना है, एंड इन दैट केस सिंस यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द टू, दैट मींस यू कैन यूज आइदर। ओके, सो याद रखिएगा आइदर का इस्तेमाल बता रहा है दैट द ऑप्शंस विल ऑलवेज बी टू। क्लियर? ओके, सो यहां पर देखो टू बुक्स नहीं लिखा हुआ है, बट इट इज इंप्लाइड। ये अपने आप समझ लेना है कि आइदर का इस्तेमाल है, दैट मींस बुक्स जो होंगी वो दो ही होंगे जिनमें से आपको चूज करना है। क्लियर? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ईदर इज एक्सेप्टेबल और आइदर इज एक्सेप्टेबल, राइट? सो अगर मैं बोल रहा हूं आइदर ऑफ द एग्जाम्पल्स और द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, मतलब जो भी एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिए गए या फिर दो आंसर्स दिए गए वुड बी एक्सेप्टेबल, राइट? ओके, so next one देखो, either of the girls is ready to perform. So either of the girls mean there would be two girls. दो girls में से कोई भी ready है to perform. Okay, so either of the girls is ready to perform. ठीक? Okay, and next comes the distributive pronoun called neither. So बच्चों याद रखो, neither जो है वो actually में negative form है of आइदर। सो आइदर का नेगेटिव फॉर्म है, यानी कि दो ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। ओके, सो जब आपके पास दो ऑप्शंस हैं बट आप दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर रहे हो, इन दैट केस वी यूज नाइदर। ओके, सो यहां पर देखते हैं, सो इट मींस नॉट वन नॉट द अदर ऑफ द टू पीपल और थिंग्स। तो दो लोग या दो चीजों में से कोई भी नहीं, ना पहला ना दूसरा। ठीक है, डिनाइज बोथ द ऑप्शंस, यानी कि दोनों ही ऑप्शन यहां पर डिनाई कर दिए गए हैं। ओके, नॉट एक्सेप्टेड। नाउ ये भी हमेशा सिंगुलर होगा इन नेचर लाइक द अदर टू, एंड एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। दैट मींस जो दो आंसर्स प्रपोज किए गए हैं उन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, तो नाइदर ऑफ द आंसर्स। ठीक है, या नाइदर पास्ड द एग्जाम, यानी कि दोनों स्टूडेंट्स में से लेट्स से कोई भी पास नहीं किया एग्जाम। तो नाइदर का अगेन इस्तेमाल बता रहा है दैट द चॉइस इज बिटवीन टू, एंड यहां पर दोनों ही डिनाइड हो गई हैं चॉइस। ओके, आई लाइक नाइदर ऑफ द टू शर्ट्स, मुझे दोनों शर्ट्स में से दोनों ही पसंद नहीं है। ओके, तो इसका मतलब यहां पर हम नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो याद रखना है, यहां पर अगर चॉइस दो लोगों के बीच में हो रही है, दो चीजों के बीच में हो रही है, देन वी यूज वर्ड्स लाइक आइदर और नाइदर। ठीक है, बट मान के चलो अगर चॉइस दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में है, देन यू कैन यूज वर्ड्स लाइक एनी, नो वन और नन। ओके, सो रिमेंबर, चॉइस अगर यहां पर मैं लिख देता हूं, if choice is for more than two people या things में, so then you can use words like any, right, none या no one। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी चॉइस जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों या थिंग्स के बीच में हो। बट अगर सिर्फ दो लोगों के बीच में चॉइस करनी है पॉजिटिव केस में,
you can use either, and negative केस में you can use neither, जहां पर दोनों ही options acceptable नहीं है. So I hope the usage of the three commonly used distributive pronouns, which is each, either and neither, आपको समझ आ गया होगा. अब इसके कॉन्सेप्ट्स को और भी ज्यादा ब्रश अप करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं with some exercise. तो बच्चों, it's practice time, and now we have on screen is our very first exercise for us to practice. That says fill in the blanks with appropriate distributive pronouns. तो बच्चों, आपको इन सभी fill in the blanks में you have to fill the appropriate distributive pronouns. कौन कौन से थे distributive pronouns that we discussed so far? Each, either and neither. Okay, let's begin with the very first, and you have to help me fill this one. And उसके बाद जो second exercise आएगी इसी की जैसी, that would be a homework. Okay, so dash of the boys has done his homework. So क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? Each, either या फिर neither. We could say each of the boys, right? Each of the boys has done his homework, right? Next one you see, come on. Dash of these two options is acceptable to me. So हम यहाँ पर चॉइस दे रहे हैं दो वाले ऑप्शंस में. So दो ऑप्शंस में से कोई एक को चूज करना है. So it could be either, it could be neither also, right? Both of them can be used over here. So you can use either or neither. So मैं कह सकता हूँ दोनों ही ऑप्शंस मुझे एक्सेप्टेबल हैं, ओके, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं. मैंने यहाँ पर either लिख दिया. You can even use neither. So you can say neither of these two options is acceptable to me. Fine, perfect. Dash of the girls wants to perform in the play. So you can use each of the girls. That means if the girls were more than two, you can use each of the girls wants to perform in the play. You can use either of the girls wants to perform in the play. That means दो girls हैं जिनमें से दोनों perform करने के लिए ready हैं, या फिर neither मतलब दोनों दो girls हैं जिनमें से दोनों ही perform करने के लिए ready नहीं हैं. To create a variety, I am using neither over here. Okay? You can fill any. यहाँ पर तीनों ही fit बैठेंगे. Next one you see. I offered him tea or coffee, but he said dash interests him. So see, I offered him tea or coffee, but यहाँ पर देखो कंडीशन लग गई है that he said dash interests him. तो यहाँ पर each का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, either का इस्तेमाल नहीं हो सकता है. देखो either का इस्तेमाल हो सकता था क्योंकि यहाँ पर टी और कॉफी दो ऑप्शन दे रखे हैं to choose in between. Okay, but the point is यहाँ पर but का इस्तेमाल किया गया है, मतलब that the person or the receiver has rejected both the options. तो इसका मतलब यहाँ पर हम नेगेटिव फॉर्म लगाने वाले हैं, दैट इज नाइदर. क्लियर? नेक्स्ट वन, द टीचर गेव डैश स्टूडेंट अ वर्कशीट. द टीचर गेव ईच स्टूडेंट अ वर्कशीट. वेरी गुड. हर एक स्टूडेंट को टीचर ने एक वर्कशीट दी है. वेरी वेल डन बच्चों. कितनों ने मेरे साथ इन पांचों फिल इन द ब्लैंक्स को सही से भरा है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ. और अब आने वाला है आपके लिए होमवर्क. सो दिस इज योर चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज, which is your homework for today. So यहाँ पर again you have to fill in the blanks with appropriate distributive pronouns, and आपके सामने 5 questions हैं. So you can pause the video and answer them in the comment section and post them to me. Else मैं अभी move कर रहा हूँ out of the screen, so आप इसका screenshot लेके रख सकते हो and you can fill it up in your convenient time and then send your answers again in the comment section. तो बच्चों, let us practice another exercise on the distributive pronouns, and this time the question says rewrite these sentences using distributive pronouns. तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ sentences दे रखे हैं that you have to rewrite, और इस बार आपको इन sentences को लिखना है with the usage of a proper distributive pronoun. Okay, let us begin with the first one that says all of the players got individual medals. So it says सभी players को individually medals मिले, हर एक player को medal मिला. That means how can we write it using a distributive pronoun? पहली चीज तो कौन सा distributive pronoun यहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए? Each, either की neither? Very well done. Each का इस्तेमाल होना चाहिए. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे each का. So we will write each of the players got a medal. So हर एक प्लेयर को मेडल मिला. Right? Next one. None of the two dresses fit me well. So दो ड्रेसेस में से दोनों ही मुझे फिट नहीं कर रही हैं well. So इसके लिए हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, since two options are there, नेगेटिव फॉर्म में, so neither का इस्तेमाल होगा. तो इसका मतलब neither of the two dresses fits me well. सिंस यहां पर देखो हमारा नाइदर जो है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए हम यहां पर फिट के आगे फिट्स लगा देंगे, राइट? एस लग जाएगा. ओके,
वेरी वेल, क्योंकि अगर सिंगुलर नाउन होता है तो वो प्लूरल वर्ब को लेता है, राइट? एवरी गर्ल इन द क्लास गॉट अ चॉकलेट. Every girl in the class got a chocolate means each girl in the class got a chocolate, right? So you will write each of the girl in the class got a chocolate. Now see बच्चों, what I want to tell you is, why didn't I write each girl in the class got a chocolate? मैंने ईच ऑफ द क्यों लगाया? सोचो एक बार, अगर मैं ईच गर्ल लगा देता तो इसका मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाता. क्यों? सोचो, अगर ईच के आगे गर्ल लिखा होता तो ये एक ऐसा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, बट इट इज डिस्क्राइबिंग द गर्ल, तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता. अगर उसके इमीडिएट बाद एक गर्ल यानी कि एक नाउन का इस्तेमाल हो जाता तो, राइट? सो रिमेंबर, प्रोनाउंस में एक गलती बच्चे जो कर सकते हैं, दैट वुड बी confusion between distributive pronouns and distributive adjectives. Okay, तो distributive adjectives में क्या होगा? distributive pronoun जैसा दिखने वाले word के बाद immediately अगर noun आ रहा है तो वो actually में distributive adjective है, ना कि pronoun. So I will not write each girl, okay, in the class got a chocolate. तब वो distributive adjective बन जाता, राइट? और यहां पर मैंने बोला ईच ऑफ द गर्ल, जिसका मतलब यहां पर ये एक्चुअली सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट कर रहा है, राइट? बट इट इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. दैट मींस ये यहां पर एक प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, नॉट एडजेक्टिव, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू डू. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. वेरी गुड. नेक्स्ट वन यू सी, नॉट वन ऑफ द बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग. तो हम यहां पर लिखेंगे नॉट वन ऑफ द बुक्स, मतलब कोई भी बुक जो थी यहां पर इंटरेस्टिंग नहीं थी. तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके पास एक से ज्यादा चॉइस है, आई मीन दो चॉइस होती, तो आप कहते नाइदर ऑफ द बुक्स वाज इंटरेस्टिंग. बट अगर दो से ज्यादा चॉइस है नेगेटिव में, तो आप कह सकते हो नन ऑफ द बुक वाज इंटरेस्टिंग. बट नन जो है वो हम लोग कन्वेंशनली एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं करते, बट यू कैन यूज इट, इट्स फाइन. तो यहां पर वी कैन यूज आइदर नाइदर का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नन का. ओके, डिपेंडिंग अपॉन की दो बुक्स की चॉइस ही है, दो से ज्यादा. अगर दो बुक्स की चॉइस थी तो नीदर का इस्तेमाल होगा, और दो से ज्यादा की तो नन का. सो नाइदर और नन ऑफ द बुक्स वाज इंटरेस्टिंग. ये बात समझ में आ गई? Both of the sisters are not present today. So both of the sisters are not present today. We can write two choice है ना, दो sisters हैं. So neither of the sisters is present today. See, neither singular verb लेता है, right? इसलिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया. Got it? Very well done, बच्चों. So I hope now the concepts about distributive pronouns is very clear through these exercises. तो चलो बच्चों बढ़ते हैं towards the next type of pronouns which are called the interrogative pronouns. बच्चों ये वो words हैं, ये वो pronouns हैं जो यूज किए जाते हैं to ask questions. जैसा कि नाम में बता रहा है, interrogative word का इस्तेमाल किया जाता है to ask questions, right? तो ये वही pronouns हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे to ask questions. And remember, they actually stand in for the person or thing you are actually going to ask about. तो जिस भी पर्सन या थिंग के बारे में आप पूछने वाले हो, ये उसी की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं when it comes to a question. Okay. So usually किसी क्वेश्चन में आपको ये हमेशा बिगिनिंग में अपेयर करते हुए नजर आते हैं इन द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड्स सुने होंगे, जैसे लेट मी राइट देम डाउन फॉर यू. वर्ड्स लाइक हु, राइट? देन वर्ड लाइक व्हाट, विच. ये वर्ड्स आपने सुने. ये सभी वो वर्ड्स हैं जो अक्सर ही किसी क्वेश्चन को बिगिन करते हैं, राइट? एंड फॉर दैट मैटर, हु के दो अलग अलग फॉर्म्स भी हैं बच्चों. हु के दो फॉर्म्स में एक वर्ड आता है हु और दूसरा वर्ड आता है हुज. ओके, ये दो भी एक्चुअली, ये हु जो है वो हमेशा तब लगाया जाता है जब किसी क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं. बट अगर ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो हुम का इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में. बट अगर किसी पोजीशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में पूछ रहे हैं किसी चीज की, तो हम यहाँ पर हुज का इस्तेमाल करेंगे. सो हु के ही दो डिफरेंट अलग फॉर्म्स हैं. सब्जेक्टिव केस में यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म में अगर सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो हु का इस्तेमाल लगाओगे. हुम
तब लगाया जाता है जब हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, और पोजेशन के बारे में पूछने के लिए whose इस्तेमाल करते हैं। what और which जैसे जो वर्ड्स हैं इनको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया जाता है ऐसे के ऐसे ही। ओके, सो इन सभी टाइप के अलग अलग ये जो आपको प्रोनाउंस देख रहे हैं, दीज आर ऑल एक्चुअली अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इनके बारे में हम देखेंगे, इनका इस्तेमाल देखेंगे आगे के स्लाइड में। बट एक चीज और बता दूं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं जितने भी आपके सामने लिखे हैं, हु, whom, whose, what एंड which, इनके अक्सर इनके आगे आपको यूजेज ऑफ सफिक्सेस लाइक एवर एंड सो एवर का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा ना, आप यूज करते हैं वर्ड्स लाइक वट एवर, व्हाटसोएवर, है ना, या हुएवर, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर देख रहे हो इन सभी प्रोनाउंस के आगे हमने सफिक्स लगा दिया है एवर और सो एवर का। तो इन सफिक्सेस का इस्तेमाल करके भी आप इन प्रोनाउंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन डिटेल वन बाय वन। सो यहां पर ना एक मैंने टेबल बना रखी है, और टेबल में आपको वेरियस इंटरोगेटिव प्रोनाउंस दे रखे हैं, रिमेंबर, एंड इन सभी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है विद एग्जांपल, वो आपको इस टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, लेट अस गो थ्रू देम वन बाय वन, बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन व्हिच इज हु। राइट, हु जो है वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ पर्सन। राइट, हमेशा एक पर्सन के बारे में जो कि सब्जेक्ट है ऑफ द स्टेटमेंट, राइट, जिसका आंसर जब दिया जाएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वो सब्जेक्ट जो होगा वो एक पर्सन होगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हु। तो हु का जब इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज फॉर अ पर्सन इन दी सब्जेक्टिव केस, जब वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ओके, सो हु इज नॉकिंग एट द डोर में अगर मैं बोलता हूं अंकित इज नॉकिंग एट द डोर, इसका आंसर हुआ अगर, तो देखो हु को रिप्लेस करेगा वर्ड अंकित विच इज द नाउन, राइट, बट वो सब्जेक्ट होगा और अंकित एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए इस्तेमाल किया गया है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस। ओके, वेरी वेल, बट अगर हु का इस्तेमाल, मतलब अगर मुझे पर्सन के बारे में पूछना है दिस टाइम, बट दिस टाइम जब आंसर हमको मिलेगा उस बार जो हमारा पर्सन होगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, रादर ऑब्जेक्ट होगा उस स्टेटमेंट का। सो इन दैट केस हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड whom का। तो देख रहे हो, हु का ऑब्जेक्टिव केस में जो फॉर्म बनता है दैट इज whom। सो whom का इस्तेमाल पर्सन के लिए ही किया जाता है, बट व्हेन द पर्सन इज एक्चुअली इन द ऑब्जेक्टिव केस। Right? For example, whom did you meet yesterday? So I met, you can say Arjun yesterday. So I met Arjun yesterday. So यहाँ पर whom का जो जवाब है वो कौन है? अर्जुन है। But see, I met Arjun, तो I सब्जेक्ट हुआ, met वर्ब हुआ और अर्जुन ऑब्जेक्ट हुआ। तो जो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन whom था वो जिसके लिए स्टैंड कर रहा है, अर्जुन के लिए, वो एक्चुअली हमारे आंसर में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। सो ऑब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होने वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है whom फॉर अ पर्सन। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, whose। देखो who का ही यहां पर एक और फॉर्म है जो पोजेशन, ओनरशिप को बताता है, विच इज whose। तो whose का इस्तेमाल किया जाता है फॉर पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं whose book is this, you would say this book is Arjun's, राइट, अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है, राइट, हमने याद है पॉजेसिव केस बनाना सीखा था नाउन का। सो दिस बुक इज अर्जुन्स, तो अर्जुन के पोजेशन को बता रहा है कि भाई ये बुक बिलोंग करती है टू अर्जुन। इन दैट केस हम पोजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं द इंटरोगेटिव प्रोनाउन कॉल्ड दी whose। समझ में आ रहा है? तो हु के तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में whom और पॉजेसिव केस में whose। वेरी वेल, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज what। देखो व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है नॉट फॉर अ पर्सन, रादर फॉर एनी थिंग और एनी आइडिया, लाइक व्हाट इज योर नेम, राइट। तो व्हाट इज योर नेम में आंसर जो होगा अर्जुन इट्स माय नेम, या आदेश इज माय नेम। तो आदेश एक आइडिया है, राइट, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, राइट। तो व्हाट इज योर नेम में ऑब्वियसली यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल किसी चीज के लिए भी किया जा सकता है, किसी आइडिया के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, विच। देखो विच का इस्तेमाल कब करते हैं? विच का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों जब हमें किसी गिवन सेट ऑफ चीजों में से या पर्सन्स में से चॉइस करनी हो किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चॉइस करनी है पर्सन्स के ग्रुप में से या थिंग्स के ग्रुप में से, दैट हैज टू बी स्पेसिफाइड। ओके, ग्रुप जो होगा वो लिमिटेड होना चाहिए जिसमें से चूज करना है। तो अगर उस केस में हम चूज करना चाहते हैं, उसके इंटरोगेटिव फॉर्म में हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विच इज योर बैग, तो यहाँ पर 5-6 बैग पड़े होंगे, तो आई कैन आस्क यू विच इज योर बैग। तो among those bags you have to choose yours। okay, so which का इस्तेमाल किया जाता है for a choice, and that choice could be amongst people or could be among things, but those have to be a limited set of things or people। clear? very well। अब इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज। सो बच्चों, इट्स another
practice time. And this time the question says, fill in the blanks with the correct interrogative pronouns. Okay? Now, यहाँ पर आपको who, whom, whose, which and what जैसे words को fill करना है. Okay? Let's see. The first one says, Dash is knocking at the door. So, Dash is knocking at the door में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लगाएंगे who, exactly, right? तो यहाँ पर who is knocking at the door. Very well. Next one you see, dash of these pens is yours. So dash of these pens is yours. यहाँ पर choice दी जा रही है, इनमें से कौन सा पेन तुम्हारा है? Which of these pens is yours? So यहाँ पर which का इस्तेमाल किया जाएगा. Next one, let's see. The third one, dash are you talking to? Dash are you talking to? You subject है, talking यहाँ पर verb है, तो actually यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला पर्सन के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते थे? कौन सा इंटरोगेटिव प्रोनाउन? whom, right? whom are you talking to? Very well done. Next one, let's see the next one. Dash is your favorite color, blue or green? See, here is the choice. choice के लिए you use which. which is your favorite color, right? तो यहाँ पर which का इस्तेमाल किया जाएगा. Very well done बच्चों. Keep it up अगर आप सारे के सारे मेरे साथ सही से फिल कर रहे हो without me helping you. The next one, Dash has the keys to the classroom. Dash has the keys to the classroom. Who has the keys to the classroom? Okay, it is to ask the person जिसके पास keys हैं classroom की. Dash do you want for your birthday? So dash do you want for your birthday मतलब कोई चीज के बारे में बात हो रही होगी. And something which asks for a thing, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं the interrogative pronoun called what. What do you want for your birthday? Next one, Dash bag is lying on the bench. अब यहां पर हम पूछ रहे हैं कि भाई किसका वो बैग है जो लाई कर रहा है ऑन द बेंच. बेंच पे वो किसका बैग पड़ा हुआ है? तो यहां पर पूछा जा रहा है किसको बिलोंग करता है वो बैग. पोजेशन. पोजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं whose का. So whose bag is lying on the bench. Dash will win the spelling competition. I'm asking about कौन जीतेगा spelling competition. तो you will use who. Who will win the spelling competition. Dash among them is the tallest. So there is the choice कि amongst all of them, Dash is the tallest. So यहाँ पर क्या लगना चाहिए? Choice है person या things में से. यहाँ पर persons के बीच में से. We will use again which. Which among them is the tallest? Okay. Next one. To Dash should I address the letter? To Dash should I address the letter? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? I should address the letter to that person. मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला interrogative pronoun होना चाहिए which is whom. To whom should I address the letter? I hope now the concept about interrogative pronoun is very, very clear to all of you. तो बच्चों, after having discussed the interrogative pronoun in details, now it is time to discuss the last type of pronouns which are the relative pronouns. So बच्चों, relative pronouns क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम समझेंगे. बट उससे पहले let me give you an example. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. Firstly, let me give you an example. Look at this image. इस इमेज में let's say this girl is Rani. तो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, rather two statements दे रहा हूँ. For example, I say I met Rani. She had just returned. Okay, I met Rani. She had just returned. अब अगर इस स्टेटमेंट को मैं कुछ ऐसे लिखूं तो देखो, तो अगर ये मेरी पहली स्टेटमेंट थी, इसको मैं ऐसे लिखा हूं, I met Rani who had just returned. Look at this second statement. दोनों का मतलब सेम ही है, राइट? ओके, बट हैव यू नोटिस्ड समथिंग? यहां पर ये जो वर्ड हु है, इस हु ने दो इंपॉर्टेंट काम किए. क्या इंपॉर्टेंट काम किए? सबसे पहले ये जो वर्ड हु है, ये किसको रेफर कर रहा है? रानी को ही, राइट? जो हमारा नाउन है, ठीक है? सो इसने हमारे नाउन को रिप्लेस किया. इसका मतलब ये एक प्रोनाउन हुआ इस केस में, इस स्टेटमेंट में. सेकेंडली, इस हु ने देखो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने का काम किया. अब अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरी वीडियो से, तो आपको याद होगा ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं कंजंक्शंस, राइट? तो इस केस में यू कैन से कि यहां पर
हु जो है वो प्रोनाउन की तरह भी एक्ट कर रहा है और कंजंक्शन की तरह भी एक्ट कर रहा है। इसीलिए ऐसे टाइप के प्रोनाउंस को हम कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी बुलाते हैं, ओके, या फिर उनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी बुलाते हैं। तो याद रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस को वी इवन कॉल एज द कंजंक्टिव प्रोनाउंस, बिकॉज ये वो वर्ड्स हैं, ये वो प्रोनाउंस हैं जो कंजंक्शंस की तरह दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं और साथ ही साथ ये रिलेशन भी बताते हैं। अब क्या रिलेशन बताते हैं नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स फर्स्टली जो आते हैं आफ्टर अ नाउन। देखो इस स्टेटमेंट को देखो, आई मेट रानी, रानी क्या है? नाउन है, एग्जैक्टली नाउन। तो देखो ये आ रहा है नाउन के बाद, इट फॉलोज द नाउन। देखो हु कहाँ आया? रानी के बाद, यानी कि नाउन के बाद। सो दे कम आफ्टर अ नाउन, राइट। एंड सेकेंडली दे रेफर बैक टू द नाउन, मतलब आप भले ही नाउन के बाद रहे हैं लेकिन बता भी नाउन के बारे में रहे हैं जो उनके पहले आया था। सो यहां पर हु किसके बारे में बता रहा था? रानी के बारे में, नाउन के बारे में जो उसके पहले आया। तो यानी कि जो पहले आने वाला नाउन होता है उसको हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट एंटीसीडेंट, ओके। सो द नाउन विच इज मेंशन्ड अर्लियर बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन वो हमारा एंटीसीडेंट होगा। सो दे रेफर बैक टू द नाउन एंड ये उसके बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। सो दे ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। जैसे आई मेट रानी हु हैड जस्ट रिटर्न, तो रानी से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता दी गई, हु हैड जस्ट रिटर्न। तो इसने क्या किया? हु ने आगे बताया कि शी हैड जस्ट रिटर्न, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो ऐड करी है ना। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं? दे आर एडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन and they are placed right after the noun. So relative pronouns के बारे में एक basic introduction समझ में आ गया। अब कौन कौन से हैं आपके पास relative pronouns, इसको हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो बच्चों अब हमारे सामने है एक ऐसी टेबल जिसमें हमने लिस्ट डाउन कर रखे हैं वेरियस रिलेटिव प्रोनाउंस को, उनको कहाँ यूज किया जाता है और उनके एग्जाम्पल्स को। वाइल अब हम एक एक करके यहाँ पर सभी टाइप के रिलेटिव प्रोनाउंस और उनकी यूजेज को समझेंगे वन बाय वन, एंड आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू पे योर utmost attention here. Now look at the relative pronouns firstly. Who, whom, whose, which and that. Now you would be confused. You would ask me, sir, कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले इन्हीं words को interrogative pronouns के फॉर्म में describe किया था. Now why are those actually written as relative pronouns here? See बच्चों, वहां पर who, which, whom या whose जैसे words का इस्तेमाल किया गया था to begin a question, to ask questions, right? अब वो अलग अलग कैटेगरी में थे, right? बट यहां पर इनको इस्तेमाल किया जाएगा टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, राइट। सो मैं बोल रहा हूं अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सो रिमेंबर मैंने आपको बता रखा है पिछली स्लाइड में, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद लगेंगे। देख रहे हो जनरली क्या होता है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, बट यहां पर नाउन को लिखने के बाद ये वाला प्रोनाउन आगे ऐड किया जाएगा ताकि ये और इंफॉर्मेशन ऐड कर सके उस नाउन के बारे में ही जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, विल सी वन बाय वन। तो देखो यहां पर आपको याद होगा जब हम हु को एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते थे, इट वाज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा था, राइट, इन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बट यहां पर देखो, यहां पर भी हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करेगा उस नाउन को जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सी, द गर्ल हु वन इज माई सिस्टर। यहां पर हमारा जो जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है, दिस इज माय रिलेटिव प्रोनाउन, राइट, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट, इसको प्लेस किया गया है आफ्टर द नाउन गर्ल। तो गर्ल क्या है, मेरा नाउन है। देख रहे हो ये जो हु का इस्तेमाल किया गया है, इट इज नो मोर आस्किंग अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क में एंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, राइट, और ये नाउन की जस्ट बाद लगाया गया है। ये बात भी समझ आ रही है। तो देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन के जस्ट बाद लगाया गया है, दिस इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हु जो है वो हमें इस गर्ल के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? दैट द गर्ल हु वन इज माई सिस्टर, द गर्ल इज माई सिस्टर, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही है। सो सिंस इट इज एडिंग मोर इंफॉर्मेशन टू द नाउन विच इट फॉलोज, जिसको हम एंटीसीडेंट बोलते थे, याद है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले स्लाइड में, पिछली स्लाइड में। तो देखो एंटीसीडेंट के बारे में यानी कि इस नाउन के बारे में इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, प्लस
जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है वो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. सी, द गर्ल इज द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट? तो इन दिस केस ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है इन द सेंटेंस जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उस केस में हम यहां पर हु का इस्तेमाल करेंगे. ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज whom. याद है whom का इस्तेमाल करते थे अगेन फॉर अ पर्सन, बट जब वो पर्सन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो इन द सेंटेंस. अगेन ये वही यूजेज होगा, बट दिस टाइम ये उस नाउन के आगे लगाया जाएगा जो कि एक्चुअली उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय whom we met is kind. So the यहां पर whom, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन whom जो है, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन. इसको ऐड किया गया है आफ्टर द नाउन बॉय. नाउन है, इसका मतलब ये एंटीसीडेंट है हमारा, ठीक है. अब देखो, द बॉय whom we met is kind. इस सेंटेंस में इफ आई रीराइट द सेंटेंस एज वी मेट अ बॉय, ओके, हु इज काइंड. सी, इस सेंटेंस में वी बिकम्स द सब्जेक्ट, मेट बिकम्स द ऑब्जेक्ट एंड द बॉय इस केस में ऑब्जेक्ट हो जाता. दैट मीन्स इन रियलिटी हम कह रहे हैं कि जो whom है ना वो एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है हु इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इसीलिए वी से यहां पर whom का इस्तेमाल होगा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन यू सी, whom हो गया. अब बात करते हैं whose की. whose का इस्तेमाल कब करते थे बच्चों? अरे अभी आपको याद होगा, whose का इस्तेमाल किया जाता था टू इंडिकेट पोजेशन, ओनरशिप बताने के लिए, है ना. अब यहां पर देखो, यहां पर whose का इस्तेमाल किया जाएगा आफ्टर द नाउन which is the man. See, the man whose car broke down is a teacher. Now look at this sentence. Man मेरा नाउन था, whose यहाँ पर relative pronoun की तरह एक्ट कर रहा है because वो man को ही डिस्क्राइब कर रहा है, right? The man whose car broke down is a teacher. So whose car broke down is a teacher बता रहा है भाई कि ये कार किसको बिलोंग कर रही है. Possession of the car actually belongs to the man जो टीचर है, right? तो इसका मतलब यहाँ पर possession बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पर whose का इस्तेमाल करेंगे. ये बात समझ में आई? वेरी वेल डन. नाउ कम्स द लास्ट टू, जिसमें से एक आता है विच. देखो, विच का इस्तेमाल किया जाता है टू एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एनिमल और अ थिंग. ओके, जैसे यहां पर यू सी, द बुक विच आई बोरोड इज ग्रेट. अब बुक कोई पर्सन तो है नहीं जिसके लिए हम हु, whom या फिर whose का इस्तेमाल करेंगे. तो यहां पर द बुक विच इज द नाउन, उसके आगे लगाया जाएगा एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो एक थिंग को डिस्क्राइब करे. The book which I borrowed is great. ठीक है. लास्ट वन which is that. देखो, that का इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिस्क्राइब पीपल या फिर टू डिस्क्राइब एनीथिंग और एनिमल, बट इनफॉर्मल तरीके में. ये वाले विच का इस्तेमाल थोड़ा फॉर्मल तरीके में होता है, बट इनफॉर्मली अगर मुझे किसी चीज को डिस्क्राइब करना आई कैन से दैट. ओके, जैसे द मूवी दैट वी वॉच्ड वाज अमेजिंग. सो देखो, मूवी मेरा नाउन है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है. आई एम सॉरी, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट? बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द मूवी विच इज द नाउन दैट आई इंट्रोड्यूस्ड, राइट? ये एंटीसीडेंट है. नाउ इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर थिंग का इस्तेमाल किया गया, मतलब थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है दैट, जो कि इनफॉर्मल तरीका है टू यूटिलाइज. Okay, I hope now the usage of relative pronouns is clear. Now, अब अपने concepts को और भी ज़्यादा brush up करते हैं with some exercise. The next I have on screen is an exercise for all of us to practice that says fill in the blanks with the correct relative pronoun who, whom, whose, which and that. Okay, I would rather suggest कि मैं यहाँ पर starting के 4 कर दूंगा और बाकी के 5 आपको homework के तौर पे करने होंगे. Clear? Okay, the first one says the boy dash won the race is my cousin. So यहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगना चाहिए? The boy dash won the race is my cousin. The boy who won the race, because who का इस्तेमाल किया जा रहा है for the boy which is a person who is acting as the subject of the sentence, right? क्योंकि यहाँ पर boy से related ही statement बताई जा रही है. इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, the boy won the race, the boy is my cousin, right? तो यानी कि the boy who won the race is my cousin. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट दैट बॉय. नेक्स्ट वन, द कार डैश वॉज स्टोलन हैज बीन रिकवर्ड. सो द कार एक थिंग है, थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे? विच.
अब आप इनफॉर्मल तरीके में यहाँ पर दैट भी लगा सकते थे. So the car which was stolen has been recovered, or the car that was stolen has been recovered. Okay, I have a friend dash father is a scientist. I have a friend dash father is a scientist. I have a friend whose father, possession, okay, whose father is a scientist. The next one, the girl to dash you were talking is my sister. The girl to dash you were talking is my sister. So the girl to whom you were talking, or I could say you were talking to the girl, she was my sister or she is my sister. तो girl जो है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर whom का इस्तेमाल किया जाएगा. क्लियर? यहाँ बात समझ में आ रही है? ओके. सो यहाँ तक के मैंने बता दिए. अब आपकी बारी है टू डू दीज. ओके, सो यहां से लेकर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है फ्रॉम 5 to 9 विल बी योर होमवर्क. आई होप ये आप समझ जाएंगे, ये आप खुद से करेंगे एंड यू विल राइट डाउन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल पर्सनली चेक कितनों ने इसके जवाब मुझे सही से भेजे हैं. So बच्चों, now it's time to move on to the next exercise that says join the sentences using a relative pronoun. So आपको इन दो sentences को join करना है using relative pronouns. Beginning with the first one that says I met a girl, she can speak 6 languages. So how will we write it down using a relative pronoun? So I will write I met a girl who can speak 6 languages. Right or not, bachcho? Very well done. Now moving on to the second one that says this is the dress, I bought it yesterday. So you could write this is the dress ड्रेस एक थिंग है, राइट? तो उसके लिए हम विच या दैट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं दिस इज द ड्रेस विच, या फिर इनफॉर्मल तरीके में आप दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आई बॉट yesterday. Okay, the next one now. It says we visited a zoo. The zoo had many rare animals. So we visited a zoo. So हम यहाँ पर zoo नॉन लिविंग एक थिंग को डिस्क्राइब करेंगे. So we visited a zoo that had many rare animals. Got it? Very well done. Now the fourth one. Look at this one. The boy is my neighbor. You saw him at the park. So आप कैसे लिखेंगे इसको? The boy whom you saw at the park is my neighbor. Okay, next one. He is the author. His books are bestsellers. हम क्या लिखेंगे? He is the author. Whose books are बेस्ट सेलर्स. सो ये वो ऑथर है जिसकी बुक्स बेस्ट सेलर्स होती है. तो जिसकी मतलब यहां पर इट शोज पोजेशन. ओके, हुज बुक्स आर बेस्ट सेलर्स. परफेक्ट. नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस वन मोर एक्सरसाइज जिससे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इफ एनी इन ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस. ओके, द फर्स्ट वन सेज द मैन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर. विच का इस्तेमाल होना चाहिए भाई. मैन एक पर्सन है, ओके, जो कि सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का. सो इसकी जगह पर हमें हु का इस्तेमाल करना चाहिए. द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर. समझ में आया? शी इज द गर्ल हुम वन द अवार्ड. तो शी इज द गर्ल हु वन द अवार्ड. हुम नहीं,
ओके क्योंकि यहाँ पर गर्ल जो है वो एक्चुअली में हमारी सब्जेक्ट ही है ना, तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल होना चाहिए। गर्ल मेरा एक पर्सन ही है जिसके लिए हमें हु, हुम या हुज का ही इस्तेमाल करना चाहिए था। आई नो अ पर्सन हु सेल्स द बेस्ट पिज्जा। क्या यहाँ पर ये सही है? आई नो अ पर्सन हु सेल्स द बेस्ट पिज्जा, इट इज परफेक्टली करेक्ट। आई नो अ पर्सन हु सेल्स, तो परफेक्ट है, ये तो सही है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। द स्टूडेंट हुज यू हेल्प्ड वॉज वेरी ग्रेटफुल। द स्टूडेंट whom you helped, whose नहीं, whom, इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, you helped a student, he is very grateful। तो यानी कि जो हमारा स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इसके आगे डिस्क्राइब करने के लिए हमें whom का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज स्टूडेंट एक पर्सन है, राइट। द पोएम दैट यू रोट इज ब्यूटिफुल। द पोएम दैट यू रोट इज ब्यूटिफुल, क्या ये सही है या गलत है? सही है। द पोएम दैट यू रोट, पोएम एक थिंग है जिसको हम इनफॉर्मली दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिस्क्राइब, तो यानी कि यहां पर ये वाला इस्तेमाल भी बिल्कुल करेक्ट है। So I hope now the concepts about relative pronouns is very clear to all of you. Now we'll be taking up certain special conditions जहां पर हम relative pronoun को omit कर सकते हैं, avoid कर सकते हैं in the sentences. तो चलो बच्चों, अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस और केसेस बताऊंगा जहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउंस को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉप कर सकते हैं स्टेटमेंट से, और कुछ ऐसी कंडीशन भी बताऊंगा जहां पर हम किसी भी कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट। सो बिगिन करते हैं उस कंडीशन से जहां पर ओमिशन यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन अलाउड है, मतलब जहां पर आप रिलेटिव प्रोनाउन के बिना भी उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और वो सही मीनिंग को ही कन्वे करेगी। जैसे मैं बता रहा हूं ये कंडीशन है, और वो जो केस है वो कौन सा है? ये जो केस है वो तब देखने को मिलता है जब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है स्टेटमेंट पे। ओके, तो इट इज डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट, और ऐसे केस में याद रखना जब भी रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हो, यू कैन अलाउ द ओमिशन। ओके, जैसे अब ये कैसे पता चले, पर एक क्वेश्चन मन में अभी से आ रहा होगा ना कि सर ये कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है स्टेटमेंट में। तो याद रखो, जब भी किसी स्टेटमेंट में अगर रिलेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद एक वर्ब आ जाता है, इमीडिएट बाद में, राइट, जस्ट आफ्टर द रिलेटिव प्रोनाउन अगर वर्ब आ जाता है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद बीच में नाउन या फिर एक प्रोनाउन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल नाउन आ गया या फिर एक प्रोनाउन आ गया और उसके बाद वर्ब आया है, इसका मतलब ऐसे वाले कंडीशन में हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद अगर वर्ब आता है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, बट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद वर्ब नहीं आ रहा है, बीच में कुछ वर्ड्स जैसे नाउन्स और प्रोनाउंस आ जा रहे हैं, तो ऐसे में वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे एग्जांपल ही ले लो यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है द गर्ल whom I met yesterday is kind। सो द गर्ल, देखो यहाँ पर उसके आगे हमने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन whom का इस्तेमाल किया है। 1 सेकेंड, सो इसको मैं सही से मार्क कर रहा हूं। सो द गर्ल whom I met yesterday is kind, ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो मुझे देख के बताओ, क्या इस रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद एक वर्ब आया है? नहीं आया है। इसके बाद बीच में एक प्रोनाउन आ गया है I, वर्ब तो यहां आया है बच्चों, राइट। इसका मतलब जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमारे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो गर्ल है वो इस स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। ओके, सो इसका मतलब whom को यहां पर हम ओमिट कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट, मतलब अगर मैं इस whom को स्टेटमेंट से हटा दूं तब भी ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल रहेगी। जैसे द गर्ल आई मेट यस्टरडे इज काइंड, तो ओमिशन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप हम कर सकते हैं स्टेटमेंट में जब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? वेरी वेल डन। नाउ द नेक्स्ट वन यू सी, द बुक दैट आई गेव यू हैज टू बी रिटर्न्ड टू द लाइब्रेरी। लुक एट दिस वन, यहां पर जो बुक है उसके आगे हमने लगा दिया है, नाउन के बाद लगा दिया है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो यहां रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट। क्या दैट के इमीडिएट बाद वर्ब आ रहा है? नहीं आ रहा है। बीच में एक प्रोनाउन आ रहा है आई और उसके बाद आ रहा है वर्ब। तो देखो यहां पर हमें पता चल रहा है कि यहां पर दैट जो है जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है बुक को, वो बुक एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है स्टेटमेंट में।
राइट। और इस केस में वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम कह सकते हैं द बुक आई गेव यू हैज टू बी रिटर्न्ड टू द लाइब्रेरी। आई हैव omitted the relative pronoun that, इसको मैंने रिमूव कर सकते हैं, ओके इसको रिमूव किया जा सकता है। Look at this one. The flat that we booked last year is ready for possession. The flat that we booked last year. तो देखो यहाँ पर that यहाँ लगा हुआ है, क्या that के immediate बाद हमें verb आ रहा है? verb आ रहा है? नहीं आ रहा है, verb over here, right? बीच में हमारे पास एक pronoun आ गया है, personal pronoun है we. So इसका मतलब ये भी जो that है वो actually जिस noun को describe कर रहा है वो object की तरह act करेगा। फ्लैट हमारा ऑब्जेक्ट है इस स्टेटमेंट का। नाउ लुक एट दिस वन। इस केस में अगर हम चाहें तो डेफिनेटली, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब वी कैन ओमिट इट। सो वी कैन राइट द फ्लैट वी बुक्ड लास्ट ईयर इज रेडी फॉर पोजेशन। सो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लो। अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है स्टेटमेंट में, दैट मीन्स वी कैन ओमिट दैट रिलेटिव प्रोनाउन। बट इफ एट ऑल, केस सेकंड देखो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है देन वी कैन नॉट ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। लुक एट दिस स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन सेज द बॉय हु वन द प्राइज इज हैप्पी। नाउ इस स्टेटमेंट में हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट को? वही सेम रूल जो मैंने सिखाया था। तो यहां पर पहली चीज तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु, राइट। सो हु के इमीडिएट बाद क्या वर्ब आ रहा है? जी हाँ, वर्ब आ रहा है वन, ओके। सो हु के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर सीधे वर्ब आ रहा है, इसका मतलब हु जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस। और इस केस में वी कैन नॉट रिमूव हु, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट से द बॉय वन द प्राइज इज हैप्पी, वो गलत हो जाएगा। वी कैन नॉट omit it, okay? So omission is not allowed. Similarly, look at the second statement that says the journalist who covered this story is fearless. So again over here the relative pronoun is who, और who के immediate बाद में verb आ रहा है, देखो covered, right? So इस केस में ये subject को describe कर रहा है, मतलब who जिसको describe कर रहा है जिस noun को, वो subject है of the statement। यानी इस केस में हम हमारे relative pronoun who को omit नहीं कर सकते हैं। Got it? Very well. Now let's move on to the third one that says the woman who spoke at the meeting was very knowledgeable. So यहाँ पर हमारा relative pronoun क्या है? Who, right? So यहाँ पर who हमारा क्या बन गया भाई? Relative pronoun. Now ये जो relative pronoun है उसके immediate बाद में क्या आ रहा है? Verb आ रहा है। मतलब ये जो who है जिस relative जिस noun को describe कर रहा है वो subject है of the statement। और इस case में again we cannot omit the relative pronoun. We cannot say the woman spoke at the meeting was very knowledgeable. We have to use the relative pronoun. In these cases, जब एक relative pronoun subject को describe कर रहा है, we cannot omit it. ये बात समझ लेना है आपको. Okay? So now it is time to practice our concepts through an exercise. तो बच्चों, it's practice time. And here we have on screen is an exercise that says rewrite the following sentences omitting the relative pronouns. Okay? So यहाँ पर 6 questions हैं जिनमें से 2 मैं करूंगा, बाकी 4 आप करेंगे। तो यहां पर आई विल डू द थर्ड एंड द सिक्स्थ वन फॉर यू। ओके, लेट्स सी कि कहां पर ओमिशन करना है, कहां पर नहीं करना है। सो दीज आर द टॉयज व्हिच यू कैन प्ले विथ। सो वेयर इज माय रिलेटिव प्रोनाउन? कम ऑन टेल मी। द रिलेटिव प्रोनाउन ओवर हियर इज व्हिच। अब मुझे बताओ व्हिच के क्या इमीडिएट बाद में वर्ब आ रहा है? नहीं, राइट। प्ले आ रहा है बाद में, बीच में हमारे पास कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब ये एक ऐसा पर्टिकुलर रिलेटिव प्रोनाउन है जो जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर टॉयज जो हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट की तरह जब भी, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस को वी कैन ओमिट इन अ सेंटेंस। दैट मींस वी कैन ओमिट दिस व्हिच ओवर हियर। सो दीज आर द टॉयज यू कैन प्ले विथ, कैन बी द वन वी कैन मेक आउट ऑफ दिस सेंटेंस। द नेक्स्ट वन, डू यू नो द एक्ट्रेस whom she has sung for? So do you know the actress whom she has sung for? Let's see. So यहाँ पर do you know the actress whom यहाँ पर क्या है बच्चों? Come on. Whom मेरा relative pronoun है, right? क्या whom के immediate बाद में हमारा verb आ रहा है? नहीं। Has sung देखो बाद में आ रहा है, बीच में एक noun या pronoun आ रहा है she. तो इसका मतलब ये भी एक object की तरह act कर रहा है। मतलब यहाँ whom जिस particular नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट की।
इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी हम whom को omit कर सकते हैं, right, as per the rules. तो इसका मतलब we can say, do you know the actress she has sung for? So this could be considered right. I hope now you've got it and the remaining shall be your homework. So जितने भी मैंने छोड़ दिए हैं यानी कि first, second, fourth and fifth will be your homework and you will have to write down your answers in the comment section below. तो बच्चों अब बारी है टू डिस्कस सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ प्रोनाउंस एंड कुछ ऐसे भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिनमें अक्सर हम सभी मिस्टेक्स करते हैं. ओके, सो नाउ द वेरी फर्स्ट रूल दैट वी हैव ऑन स्क्रीन इज रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस वो भी हम बात करेंगे इन द सब्जेक्टिव केस. ओके, सो इन सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस याद है कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस को हम यूज करते थे इन दी सब्जेक्टिव केस. फर्स्ट पर्सन में वी यूज टू यूज आई या वी, सेकंड में हम यूज करते थे यू का, और थर्ड में हम यूज करते थे ही, शी, इट या दे का. ये आपको याद ही होंगे, राइट. ओके, सो इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन्स हैं इन अ स्टेटमेंट तो इनमें से किसको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी में आगे रखना होगा और किसको सबसे पीछे. ओके, सो एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको, जब भी कभी इंग्लिश ग्रामर में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात की जा रही हो या न्यूट्रल स्टेटमेंट की, ओके, सो न्यूट्रल स्टेटमेंट्स या नॉर्मल स्टेटमेंट्स में इट इज कंसिडर्ड पोलाइट इन इंग्लिश ग्रामर टू कीप योरसेल्फ एट द लास्ट, और अपने मतलब फर्स्ट पर्सन को हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है. इट इज कंसिडर्ड पोलाइट दैट यू कीप योरसेल्फ इन द लास्ट. ओके, तो जैसे यहां पर हमेशा रखो हम नॉर्मल ऑर्डर रखते हैं 1, 2 and 3, राइट, बट हमें 1 को सबसे आखिरी में रखना है, इसलिए सेकेंड पर्सन विल बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी, थर्ड पर्सन विल बी गिवन द सेकेंड प्रायोरिटी एंड द फर्स्ट पर्सन विल बी गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी, सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलेगी उसे. ठीक है, जैसे यहां पर यू सी यू, रिया एंड आई आर गोइंग टू द इवेंट. तो यहां पर यू, रिया एंड आई, देखो आई को जो फर्स्ट पर्सन है उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिली है, सबसे आखिरी में रखा गया है. रिया जो कि यहां पर थर्ड पर्सन है उसको सेकंड प्रायोरिटी मिली है, और फर्स्ट प्रायोरिटी मिली है यू को यानी कि सेकंड पर्सन को. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है. तो दिस इज द ऑर्डर दैट यू मस्ट फॉलो. सिमिलरली यू, ही एंड आई विल प्रेजेंट द प्रोजेक्ट. इसमें भी देखो यू विच इज द सेकेंड पर्सन, तो ये सेकेंड पर्सन है, ही क्या है हमारा थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है. देखो यही ऑर्डर फॉलो होगा इन नॉर्मल और न्यूट्रल स्टेटमेंट्स. बट व्हेन इट कम्स टू अ स्टेटमेंट विच इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट या एनी स्टेटमेंट जिसमें एक मिस्टेक एक्सेप्ट की जा रही है, ओके, सो इस केस में इट इज अगेन कंसिडर्ड पोलाइट टू कीप योरसेल्फ यानी कि द फर्स्ट पर्सन इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी. मतलब अच्छे कामों में द फर्स्ट पर्सन इज केप्ट एट द लास्ट, एंड कोई बुरी स्टेटमेंट या फिर कोई मिस्टेक एक्सेप्ट करने वाली स्टेटमेंट में इट इज कंसिडर्ड पोलाइट कि फर्स्ट पर्सन को सबसे आगे रखा जाए, एडमिटिंग हिमसेल्फ और एक्सेप्टिंग द मिस्टेक ऑन हिज पार्ट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस. ओके, जैसे यहां पर फर्स्ट पर्सन विल बी केप्ट फर्स्ट, सेकंड विल बी सेकंड, थर्ड विल बी थर्ड. ओके, जैसे आई वुड से आई, यू एंड ही वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक. सी एक्सेप्टिंग द मिस्टेक, तो आई खुद को पहले रखा, सेकेंड पर्सन को सेकेंड पे यानी कि यू को सेकेंड पे रखा एंड ही को थर्ड पे. Okay, let's mention the persons over here, and he would be the third person. Similarly, I and my team forgot to submit the project or the file. So I is the one जो कि first person है, right? And my team को बाद में रखा गया. ठीक है? So remember, accepting a mistake, उस केस में you have to keep yourself यानी कि the first person or the speaker in the first position. Now, generally when there is a noun and a pronoun in the subject, again ये भी जो rule है, this is again for the nouns or the pronouns, specifically pronouns in the subjective case. Okay, then we use the subjective pronouns. Okay, हमेशा याद रखना जब भी किसी स्टेटमेंट में शुरुआत में एक नाउन के साथ प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो रहा है या फिर सिर्फ प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे हैं, then you have to use only those pronouns जिनको subjective case में रखा जाता था. कौन कौन से थे? Again, I'll reiterate them for you. I, we, right? You, he, she, it या फिर they. सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल सब्जेक्ट में किया जाएगा because they are the ones which are used in the nominative or the subjective
केस, जैसे मेरी एंड आई वेंट टू द मार्केट। अगेन यहाँ पर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो हमें फर्स्ट वाला रूल भी फॉलो करना होगा। मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल स्टेटमेंट है, सेकंड पर्सन को पहले रखना पड़ेगा, थर्ड पर्सन को पहले रखना पड़ेगा और खुद को आखिरी में। तो यानी कि यहाँ पर मेरी जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को पहले रख के फिर बाद में खुद को रखेंगे। सो मेरी जो नाउन है एंड आई का इस्तेमाल होगा बिकॉज मेरी एंड आई यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जो गए हैं मार्केट में, राइट। तो आई विल बी केप्ट लास्ट। ओके, so Mary and I went to the market में सी हमने I का इस्तेमाल किया है। We do not say Mary and me went to the market. That would be wrong. Okay, so remember I सब्जेक्ट का पार्ट है इधर पे, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउ you and okay, यहाँ पर you and I होना चाहिए। So you and I can come to the party, और simply I नहीं कहा जाएगा। Instead I would say you and he. You and he can come to the party. See, you the second person, he the third person, according to the priority rule of the personal pronouns in the subjective case. So you and he can come to the party. So in this case also see, you and he क्या है, subjective case में रखे हुए हैं, मतलब subject हैं of the statement. Clear? And दोनों ही pronouns हैं, इसलिए हम यहाँ पर you और he जैसे words का ही इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे subjective case के pronouns हैं। Clear? Very well done. Now the next rule that is again important. अब यहां पर there will be a twist. Now अगर कोई statement जिसमें हमारे पास pronouns भले ही subjective case में है but statement की beginning हो रही है with the word between, तो उस केस में हम objective case के pronouns को यूज करेंगे। कौन से केस के? objective case के। I'll tell you. So however this rule is very important. स्टार मार्क कर लो इसको कि जब हमारे पास स्टेटमेंट बिगिन कर रही है विथ द वर्ड लाइक बिटवीन, इन दैट केस सब्जेक्ट में वी विल बी यूजिंग वर्ड्स लाइक मी। जैसे याद है ना, आई के लिए मी आ जाता था, यू के लिए तो यू ही रहता था, ही के लिए बन जाता था हिम, हर आई मीन शी के लिए बन जाता था हर, एंड सो ऑन, राइट। सो ऐसे में रिमेंबर वी हैव टू, जैसे दे के लिए देम बन जाता था, याद है आप सभी को। सो रिमेंबर ऐसे में हम क्या करेंगे, वी विल यूज दी pronouns of the objective case. So pronouns of the objective case में याद है we had I के लिए बनता था me और we के लिए बनता था us, you के लिए तो you ही रहता था second person में, right। third person में he के लिए बनता था him, she के लिए her, it के लिए it ही रहता था और they के लिए बन जाता था them, राइट। तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारा सेंटेंस बिगिन कर रहा है विद द वर्ड बिटवीन। जैसे बिटवीन यू एंड मी, सी अगेन यहां पर भी प्रायोरिटी हमेशा किसको दी जा रही है, देखो अगेन सेकेंड पर्सन को पहले प्रायोरिटी एंड फर्स्ट को लास्ट में। बट देखो यहां पर हमने भले ही सब्जेक्टिव केस में इनका इस्तेमाल किया है बट सिंस यहां पर बिटवीन का इस्तेमाल है इन द बिगिनिंग, तो ऐसे में वी विल यूज प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस। आई विल नॉट राइट बिटवीन यू एंड आई, that would be wrong. Okay, between you and me we will decide the rules of the game. Next one, between him and her. See यहाँ पर him and her जो दोनों ही third person pronouns हैं in the objective case, but since देखो यहाँ पर भले ही subject हैं ये statement के, but since ये statement begin कर रही है between से, तो इस केस में हम यूज करेंगे him and her दोनों को, that is objective case के pronouns को। She is the most sensible one. ये बात समझ में आ गई? यहां तक के रूल्स क्लियर हुए कि नहीं मुझे बताओ। तो बच्चों अब बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट रूल दैट सेज, जनरली वी सी बच्चों कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट में प्रेडिकेट में किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वी यूज दी प्रोनाउंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस, जिसमें हमें याद है ना हमने मी, अस और जैसे यू, हिम, हर, देम इसका इस्तेमाल किया जाता था, याद है ऑब्जेक्टिव केस की प्रोनाउंस। ठीक है, बट कभी भी अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले जहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर हम प्रेडिकेट में याद रखिए सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट, द रूल सेज, however in some statements when there is a comparison between two persons, remember we can use pronouns of the subjective case. ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हम यूज कर सकते हैं which are I, you, he, she, it, they and so on. ओके, वी वगैरह जैसे प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। जैसे हरी इज टॉलर देन आई,
not me. Okay, so this is the key. हरी इज टॉलर देन आई, यहाँ पर हरी जो है वो टॉलर है देन, देखो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है हरी और खुद के बीच में, राइट? सो हरी इज टॉलर देन आई. ओके, तो यहाँ पर आई का इस्तेमाल हो रहा है, देखो द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्टिव केस, नॉट द ऑब्जेक्टिव केस, ऑल्दो यहाँ पर आई प्रेडिकेट में आ रहा है सेंटेंस के. क्लियर? तो याद रखो यहाँ पर जो की रोल प्ले करेगा ना, दैट इज द कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव. देखो टॉलर एक एडजेक्टिव है जो कंपेयर कर रहा है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव. यू सिंग मच बेटर देन शी, नॉट हर. वी डोंट से यू कैन और यू सिंग मच बेटर देन हर, इंस्टेड से यू सिंग मच बेटर देन शी. तो बेटर जो है ना वो हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यू एंड शी के बीच में, राइट? तो इन दैट केस अगेन देखो यू सिंग मच बेटर देन, नॉट हर, शी. ओके, सो देखो यहाँ पर प्रेडिकेट में इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन, बट स्टिल सिंस इट इज यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन, हम यहाँ यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, नॉट हर, इट वुड बी शी. क्लियर? तो शी का इस्तेमाल होगा. पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? वेरी वेल डन. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको ये रूल पता थे? ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल, व्हेन वी यूज प्रोनाउन फॉर एम्फोसिस. अब एम्फोसिस के लिए जैसे हम यूज करते हैं कोई स्टेटमेंट जो बिगिन कर रही है विथ इट इज और इट वाज, तो उस केस में हम यूज करते हैं द प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्टिव केस. सो यानी कि हम यहां पर सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, वही आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ओके, तो हम कहेंगे इट वाज आई हु इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द रॉबर. आई विल नॉट से इट वाज मी हु टोल्ड द पुलिस अबाउट द रॉबर. इंस्टेड यू विल से इट वाज आई. ठीक है, तो एम्फोसिस के लिए इट वाज अगर लगा रहे हैं तो उसके बाद द प्रोनाउन वुड बी ऑफ द सब्जेक्टिव केस. ओके, सो रिमेंबर दिस हैज टू बी ओमिटेड. सिमिलरली इट इज शी हु फर्स्ट सेड दैट यू वर अ लायर. इट इज शी. ओके, तो यहां पर शी इज द प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्टिव केस. सो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट हर हु फर्स्ट सेड दैट यू आर और you were a liar. So remember we will not use the pronoun of the objective case अगर statement begin कर रहा है with words like it is or it was. So remember this thing कि जब हम यहाँ पर in statement से begin करते हैं then we use pronouns of the subjective case. But अगर between से शुरू होता है तो we use the pronouns of the objective case. याद है ना वो रूल? वेरी वेल. अब एक इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको एक्चुअली क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ हु एंड whom, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. राइट, हु का इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू अ नाउन जो कि क्या है, जो कि सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और whom का इस्तेमाल किया जाता है टू रेफर टू द नाउन विच इज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट. बट कैसे पहचाने, इसको मैं ऑलरेडी एक तरह से बता चुका हूं. तो यहां पर देखना है कैसे हम पहचानेंगे. जैसे अगर सपोज मेरे पास है स्टेटमेंट दिस इज द बॉय हु और whom आई वॉज टॉकिंग अबाउट. राइट, तो यहां पर मुझे देखना है कि जहां पर मुझे हु या whom को प्लेस करना है उसके इमीडिएट बाद में कौन सा, क्या इमीडिएट बाद में वर्ब आ रहा है या नहीं आ रहा है. जैसे यहां देखो हु या whom के बाद क्या इमीडिएटली वर्ब आ रहा है, नहीं आ रहा है, बीच में एक प्रोनाउन आ रहा है. इसका मतलब यहां पर जो मुझे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए यहां पर हम whom का इस्तेमाल करेंगे ना कि who का. ठीक है, रिमेंबर. बट अगर मेरे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इमीडिएट बाद में एक वर्ब आता है, जैसे डू यू नो हु या whom ब्रोक द वाज. देखो जहां पर मुझे मेरा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था उसके इमीडिएट बाद एक वर्ब आ रहा है. इस केस में हम कह सकते हैं ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है, और इस केस में हम यूज करते हैं हु का. ठीक है, नॉट whom का. तो याद रखिएगा हु का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब अ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, describes a person who is a subject. वहीं पर whom का इस्तेमाल किया जाता है to describe a noun which is acting as the object. So I hope ये सारे के सारे रूल्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट चीजें और मिस्टेक्स जो हम अक्सर करते हैं रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ प्रोनाउंस वो अच्छे से समझ आए होंगे. तो बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर ऑन प्रोनाउंस.
आई होप प्रोनाउन से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं देन यू हैव एन ऑप्शन टू विजिट अवर वेबसाइट, और वहां पर जाकर आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन में आप अपने क्वेरीज हम तक पोस्ट कर सकते हैं एंड वी मेक श्योर टू रिवर्ट टू ईच ऑफ योर क्वेरी विद इन 24 आवर्स। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर इन लेसन्स को शेयर करना। एंड जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at learnerhub.com.